Good morning, student. How are you? Fine? Okay. So आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 6 चैप्टर यानी कि 5 चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं इससे पूर्व। ठीक है, 5 चैप्टरों के बाद आज जो है अपना 6ठा चैप्टर शुरू है। और पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। पाठ का जो नाम है वो क्या है? पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। ओके, तो ये जो चीजें हैं पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण, ये वाला जो पोर्शन है ये आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 वीडियो में इसे हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण पार्ट फर्स्ट। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। देखिए, पादपों में जल अवशोषण का जो प्रमुख अंग होता है आप सभी जानते हैं कि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि पादपों में जल अवशोषण का प्रमुख अंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि पादपों में जल अवशोषण का जो प्रमुख अंग है वो क्या होता है? जड़ होती है। आई होप सभी का यही आंसर होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप गलत नहीं हो सकते, जड़ हो सकती है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य है, वो है क्या है कि हम पादपों का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं कि प्लांट जो होते हैं उनकी कुछ क्लासें बनाई जाती हैं। उन क्लासों में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? थैलस पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, उसके पश्चात दूसरे प्रकार के आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरे क्रम पर जो आते हैं वो टेरिडोफाइटा आते हैं। ठीक है ना, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और चौथे क्रम पे क्या आते हैं? जिम्नोस्पर्म। और 5वें क्रम पे आते हैं एंजियोस्पर्म। यही होता है। आई होप आपको ये चीज़ ध्यान होगी कक्षा 11 की। ठीक है, थैलस, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड यानी कि आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। ठीक है, इन्हें हम क्रम से क्या क्या कहते हैं? अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। ठीक है, इस प्रकार से अनावर्त बीजी में फलों का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनावर्त कहा जाता है कि बीज जो होते हैं उनके चारों ओर जो होता है वो फल उपस्थित नहीं होता है। एक्चुअल स्टेज तो यही होती है। अब यदि इन सबकी हम बात करें कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी प्लांट हैं। ठीक है, प्लांट के अंतर्गत रखा जाता है इन्हें। अब ये सभी जो प्लांट होते हैं, क्या इन सभी के सभी में जल अवशोषण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा। क्या हम ये कह सकते हैं? नो, क्योंकि इन सब में जड़ के द्वारा अवशोषण नहीं होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि थैलस जो होते हैं, थैलस यानी कि जो थैलोफाइटा है, ठीक है, यानी कि मान लें कि हम क्या होते हैं, जो शैवाल होते हैं, ठीक है ना, उन शैवालों में क्या होता है कि जड़ तो होती ही नहीं है। न जड़ होती है, न तना होता है, न पत्तियां होती है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो फिर क्या कह सकते हैं हम कि जो थैलोफाइट्स यानी कि जो शैवाल होते हैं, या फिर ये मान लें कि जो कवक फंजाई होते हैं, उनके अंदर जो होता है शैवाल ही रखे जाते हैं थैलोफाइटा में, या लाइकेन है, इनके अंदर जो जल का जो अवशोषण होता है वो किसके माध्यम से होता है? पादप शरीर की सभी कोशिकाएं। ठीक है, पादप शरीर की सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो जल का अवशोषण करती हैं। ठीक है, सभी कोशिकाएं करती हैं, क्योंकि स्पेशलाइज्ड यानी कि इनके अंदर पार्टिकुलर कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं होता है जो जल का अवशोषण कर सके। इसलिए इनके शरीर की, पादप शरीर की सभी जो कोशिकाएं होती हैं वो जल का अवशोषण करती हैं। राइट। ब्रायोफाइट्स में देखें तो यहाँ पर भी क्या होता है? जड़ें तो यहाँ पर भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सोचिए, कितने बच्चे सोचकर सही जवाब दे रहे हैं? बताओ क्या होते हैं ये? यहाँ पर क्या होते हैं? मूलाभास होते हैं। क्या होते हैं? मूलाभास, यानी कि राइजोइड कहते हैं जिन्हें। क्या बोलते हैं हम? जिनको हम राइजोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोइड। नाम सुना होगा आपने, राइजोइड्स। ठीक है, मूलाभास होते हैं। अब इनका भी एक ग्रुप बनाया जाता है। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है?
बताइए थैलोफाइटा को कमेंट करके मुझे बताना कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है और टेरिडोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, जो भी बच्चा बताएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है, उसका जो नाम है वो मैं कल के वीडियो में, जो आने वाला जो वीडियो है उसके अंदर लूँगा। और ठीक है, बधाई का पात्र होगा वो बच्चा। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से अगर आप बताएंगे। मुझे आपको सिर्फ क्या बताना है, आपको मेरे को ये बताना है कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ये दोनों क्या कहलाते हैं सम्मिलित रूप से, और टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ये तीन एक साथ। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है क्योंकि मैं कक्षा 11 में आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो थैलोफाइटा में जल अवशोषण के लिए क्या उपस्थित होती हैं, पादप शरीर की सभी कोशिकाएं। ब्रायोफाइट्स में मूलाभास होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं, इनके अंदर क्या होती हैं, जड़ें होती हैं स्पष्ट रूप से। लेकिन अगर जड़ों के हम किसकी बात करें, एक्चुअल में अगर हम जड़ों की किसकी बात करें, जड़ों के, अगर हम जड़ों के बिल्कुल डेवलपमेंट की बात करें, उनके विकास की बात करें, तो क्या होता है कि इनका डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है। यहाँ पर जड़ें सुविकसित नहीं होती, लेकिन होती तो हैं। जिम्नोस्पर्म में भी कहीं जो विभिन्न प्रकार के जड़ों में पाए जाने वाले जो संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, उनमें कोई ना कोई कोशिकाएं एब्सेंट होती हैं। ठीक है, जबकि एंजियोस्पर्म में कंप्लीटली क्या होता है, जड़ें जो होती हैं। बाकी इन तीनों में जड़ें होती हैं, इनमें मूलाभास होते हैं, इनमें सहवालय होती है। तो यहाँ हम इस पाठ में हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से संबंधित ही पादपों के बारे में बात करेंगे कि उनमें जो है जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, लेट्स बिगिन क्लास, जो जहाँ से शुरू होनी चाहिए। ठीक है, जो आप टॉपिक डाल लेंगे, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया है कि किन प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें कहाँ से जल का अवशोषण पौधे करते हैं। ठीक है, तो पौधे में जल अवशोषण करने वाला अंग ऐसे लिख लेना टॉपिक, पौधों में जल अवशोषणकारी अंग, और चाहो तो कोष्टक में लिख सकते हो आप जड़। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। पौधों में जल अवशोषकारी अंग कौन सा है, जड़ें होती हैं। ठीक है, अब आप जड़ों की कल्पना जब हम करते हैं तो हम मानते हैं कि जो जड़ होती है, जल व खनिज लवणों का जो अवशोषण है जड़ की पूरी सतह से नहीं होता है, जड़ तो काफी लंबी वाली होती है। ठीक है, जल व खनिज लवणों का अवशोषण जड़ की पूरी सतह से नहीं होता है। ठीक है, जड़ की पूरी सतह से नहीं होता है। ठीक है, तो फिर किससे होता है, जड़ के दो भाग होते हैं। अगर हम बात करें जड़ों के भाग की, ठीक है, जड़ के भाग, तो जड़ के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला होता है तरुण क्षेत्र, ठीक है, या युवा भी कह सकते हैं आप इसको। क्या कहते हैं इसको हम, तरुण क्षेत्र। और दूसरा जो भाग होता है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है, परिपक्व क्षेत्र। क्या होता है, परिपक्व क्षेत्र। ये दो क्षेत्र होते हैं इसके, एक तरुण क्षेत्र होता है, एक परिपक्व क्षेत्र होता है। ठीक है, अब जल अवशोषण का कार्य जो होता है वो कौन करता है, तरुण जो क्षेत्र होता है ये केवल जल अवशोषण का कार्य करता है। ठीक है, अगर हम यहां पर लिखें जल अवशोषण का कार्य कौन करता है, तरुण क्षेत्र करता है। राइट, जल अवशोषण का कार्य कौन करता है, केवल तरुण क्षेत्र करता है। समझ गए। जबकि अगर हम बात करें कि जो परिपक्वन क्षेत्र है, वो आपसे पूछे क्वेश्चन ये पूछे कि परिपक्वन जो क्षेत्र होता है
वो जल का अवशोषण क्यों नहीं करता है? तो क्या बताएंगे आप कि परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाओं में क्या होगा? परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाओं में क्या हो जाता है? काष्ठीय भवन हो जाता है। क्या हो जाता है? काष्ठ भवन, ठीक है, वह सुबेरिनीकरण हो जाता है। इन शब्दों से आप परिचित होंगे। क्या क्या हो जाता है? परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाओं में काष्ठ भवन व सुबेरिनीकरण। क्या होता है सुबेरिनीकरण के कारण? की भित्तियां जो होती हैं, काष्ठ भवन व सुबेरिनीकरण के कारण इनकी, वैसे तो भित्ति जो होती है हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोशिका जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? जल और विलय, विलायक और विलय सभी के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या हो जाती है कि परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाओं में काष्ठ भवन व सुबेरिनीकरण के कारण इनकी जो भित्ति होती है जल के प्रति कैसी हो जाती है? अपारगम्य हो जाती है। ठीक है, तो ये लाइन आप ध्यान रखेंगे कि जड़ के तरुण क्षेत्र के द्वारा क्या होता है? जड़ के तरुण क्षेत्र के द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। परिपक्व जो क्षेत्र होता है उस परिपक्व क्षेत्र के कारण जल का अवशोषण क्यों नहीं होता? तो आप क्या बताएंगे कि दो कारण है उसके, एक तो काष्ठीय भवन और दूसरा है सुबेरिनीकरण। काष्ठीय भवन का मतलब क्या होता है? लिग्निफिकेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लिग्निफिकेशन, ठीक है, लिग्निफिकेशन। तो आपको अब तो ध्यान आ गया होगा लिग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर किसका जमा हो जाता है माय डियर स्टूडेंट? लिग्निन का जमा हो जाता है। ठीक है, किसका जमा हो जाता है? लिग्निन का। और सुबेरिनीकरण जो होता है उसका मतलब कि भित्तियों पर सुबेरिन नामक एक पदार्थ जमा हो जाता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सुबेरिजेशन, ठीक है, सुबेराइजेशन बोलते हैं उसको, लिग्निफिकेशन और सुबेराइजेशन। ओके, तो ये दो रीजन है कि परिपक्व क्षेत्र के द्वारा जल का अवशोषण नहीं होता है। अब हम जड़ की एक उस क्षेत्र की परिकल्पना करेंगे, उस क्षेत्र के डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि जड़ के कौन कौन से भाग होते हैं, ये तो आपने देख लिया अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, बाकी मैं नोट्स आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में नोट्स के अनुसार उतारना। ओके, या हम आपको समझा देते हैं। आई होप यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, ठीक है, आसान है, आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और 3 क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का जो एक क्वेश्चन आता है इससे, वो आपका ये समझ लो कि फिक्स हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं मूल जो होती है जड़ के तरुण क्षेत्र की बात करें हम। जड़ के तरुण क्षेत्र का डायग्राम या फिर चित्र, ठीक है, या फिर ये कह लें कि संरचना। ओके, अब एक जो जड़ का जो तरुण क्षेत्र होता है उस तरुण क्षेत्र को हम 5 भागों में बांटते हैं। मैं इधर 500 भागों के नाम लिख देता हूँ। नंबर 1 होता है मूल गोप। क्या होता है? मूल गोप। दूसरा जो होता है इसके जस्ट नीचे का जो क्षेत्र होता है, मूल गोप के जस्ट जो नीचे का जो क्षेत्र होता है या ऊपर की ओर जैसे हम बढ़ते हैं उसकी जब हम बात करें तो वो होता है मूल शीर्ष। क्या होता है? मूल शीर्ष, ठीक है। तीसरा जो भाग होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है इसके पश्चात जो इनोलोगेशन जो पीरियड होता है, यानी कि वृद्धि क्षेत्र, ठीक है। कैसा होता है? वृद्धि क्षेत्र। तीसरा जो होता है, चौथा सॉरी, वो होता है मूल रोम क्षेत्र। कौन सा होता है? मूल रोम क्षेत्र। और जो पांचवा होता है वो होता है परिपक्वन क्षेत्र, ठीक है। ये 5 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? मूल गोप, मूल शीर्ष, वृद्धि क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र।
ये 5 क्षेत्र होते हैं। अब अगर हम इसके चित्र की बात करें, इधर ये देखिए, इस प्रकार का एक चित्र जो है वो आप शायद पहले भी बना चुके हैं। क्यों? आई होप, मेरे हिसाब से शायद पहले भी आप इस चीज को बना चुके हैं। अब ये सबसे आगे का, हम 2 नंबर से बात करना शुरू करते हैं मूल शीर्ष से। ये सबसे आगे का भाग होता है जिसे मूल शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल शीर्ष कहते हैं। और सबसे बड़ी खासियत क्या होती है इस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की खासियत क्या होती है कि यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो मेरिस्टेमी होती हैं, अर्थात विभज्योतक होती हैं, अर्थात अपने आप में क्या करती हैं? तेजी से विभाजन करती हैं और संख्या बढ़ाना शुरू कर देती हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये कौन सा क्षेत्र होता है? ये क्षेत्र जो होता है ये मूल शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल शीर्ष कहलाता है। ठीक है। अब इस मूल शीर्ष, चूंकि ये काफ़ी कोमल होता है, नई कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल यंग सेल्स होती हैं, और मिट्टी के अंदर रगड़ खाने से बचाव के लिए प्राकृतिक रूप से इनके ऊपर क्या पाया जाता है? एक कैप पाई जाती है, एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। और इस टोपी नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? इस टोपी नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? इस तरह की होती है, जो कि काफ़ी छोटी होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर डायग्राम में तो हमें दिखाना ही पड़ेगा इसको। ठीक है ना। ये जो होती है ये क्या कहलाती है? नंबर 1 क्या कहलाती है? मूल गोप कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल गोप कहलाती है। ठीक है। उसके पश्चात वृद्धि, धैर्य वृद्धि क्षेत्र आता है। और ये जो वृद्धि क्षेत्र होता है ये काफ़ी लंबाई तक फैला हुआ होता है एक प्रकार से। और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो यही कोशिकाएं जब अपने आकार में, किसकी? मूल शीर्ष की जो विभाजित हुई कोशिकाएं हैं वही जब अपने आकार में क्या कर लेती हैं? वृद्धि कर लेती हैं, तो माय डियर स्टूडेंट वो वृद्धि क्षेत्र का निर्माण करती हैं। और ये जड़ की लंबाई में सहायक होती हैं। किस में सहायक होती हैं? जड़ की लंबाई में सहायक होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप, ये वाला जो क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है? ये वर्धन क्षेत्र कहलाता है या फिर वृद्धि क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। इसे आप वर्धन क्षेत्र भी बोल सकते हैं, इसे आप वृद्धि क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये हो गया अपना वृद्धि क्षेत्र। अब इस वृद्धि क्षेत्र के पीछे वाला ये जो भाग होता है यहाँ तक का लगभग, ये मूल रोम क्षेत्र कहलाता है। वास्तव में जल का जो अवशोषण होता है वो इसी क्षेत्र से होता है। यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में और थोड़ी सी कैसी हो जाती हैं? आकार में और बड़ी हो जाती हैं। और इन कोशिकाओं से क्या निकलते हैं? इन कोशिकाओं में मूल रोम स्थित होते हैं। और यही मूल रोम जो होते हैं मिट्टी से जल के अवशोषण में सहायक होते हैं। यहाँ से क्या निकलते हैं? मूल रोम निकलते हैं। प्रत्येक कोशिका जो होती है उससे क्या निकलते हैं? मूल रोम जो होते हैं वो निकलते हैं इस प्रकार से। ठीक है। और यही वो क्षेत्र होता है जहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा क्या, ये वो क्षेत्र होता है जहाँ से जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। ओके। ये मूल रोम क्षेत्र होता है। ठीक है। जिसके अंदर ये जो हमने दिखाए हैं आपको, ये क्या होते हैं? मूल रोम स्थित होते हैं। अगर इनकी बाहर में संरचना देखें तो इस प्रकार से आपको ये नजर आएंगे। ठीक है। ये कोशिका, एक पूरी कोशिका, ये मूल रोम। ठीक है। इस प्रकार से मूल रोम क्षेत्र होता है ये, और इससे जल का अवशोषण होता है। और सबसे बाद का जो क्षेत्र होता है, हालांकि जो तरुण का तो भाग नहीं है लेकिन फिर भी बनता तो इसी से है, ये वाला जो क्षेत्र होता है ये क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है। यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? ये मूल रोम क्षेत्र है। ठीक है। और यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं? परिपक्व होती हैं। परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है ये। और परिपक्वन क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं यहाँ से जल का अवशोषण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर की जो कोशिकाएं होती हैं इनकी जो भित्तियाँ होती हैं, जैसे ये वाली जो भित्तियाँ हैं, इन भित्तियों पे यहाँ पे क्या हो जाता है? बताइए, लिग्निफिकेशन हो जाता है या सुबेराइजेशन हो जाता है, यानी कि लिग्निन भवन हो जाता है या फिर सुबेरीकरण हो जाता है, या काष्ठीय भवन भी कहते हैं। अर्थात यहाँ पर लकड़ी बन जाती है, काष्ठ बन जाती है, टाइट। ओके। तो यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या नहीं कर सकती? यहाँ की कोशिकाएं क्या नहीं कर सकती? जल का अवशोषण नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये तो हमारा था जड़ के तरुण क्षेत्र की संरचना, उसके विभिन्न प्रकार के भाग।
इनके बारे में अलग अलग जो डिटेल है वो मैं वैसे तो बता ही चुका हूँ आपको कि मूल गोप क्या है। ये कहें कि मूल का सबसे शीर्षतम भाग जो टर्मिनल जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है इसका, टर्मिनल क्षेत्र है, यानी कि सबसे शीर्षस्थ भाग है वो होता है मूल गोप, ठीक है। और इस मूल गोप का अगर काम पूछे जाए तो मूल गोप का कार्य क्या है कि मूल गोप का कार्य क्या है कि मूल का जो वृद्धिकारी जो क्षेत्र होता है, ठीक है, या मूल का जो वृद्धिकारी जो शीर्ष भाग होता है उसकी रक्षा करना। क्यों? क्योंकि ये उसके ऊपर 2p की नुमा स्थिर रहता है। मूल शीर्ष का क्या कार्य है, लगातार मेरिस्टेमी कोशिकाएं होती हैं इनमें, मेरिस्टेमी यानी कि विभजोतक कोशिकाएं होती हैं जो कि लगातार विभाजन करती हैं, अपनी संख्या बढ़ाती हैं, और उसके कारण क्या होता है, संख्या बढ़ाने के कारण लगातार जो होती हैं जड़ जो होता है वो लंबाई में वृद्धि होती है। हालांकि लंबाई में वृद्धि का कार्य किसका है, वृद्धि क्षेत्र का है, वर्धन क्षेत्र का होता है, ठीक है। यही कोशिकाएं जो कि अपने आकार में बार बार जिन्होंने वृद्धि की है, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं बनी हैं, यही कोशिकाएं पोषण प्राप्त करके और क्या हो जाती हैं, वर्धी क्षेत्र में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। इसके पश्चात वर्धन क्षेत्र की कोशिकाएं जब और मैच्योरिटी होती है उनमें तो वहाँ से मूल रोम विकसित हो जाते हैं और ऊपर की ओर वृद्धि करने के पश्चात वो एक अलग क्षेत्र का निर्माण करती हैं, उस क्षेत्र को हम मूल रोम क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यही वो मोस्टली वो क्षेत्र होता है जहाँ से जल का क्या होता है, जल अवशोषित होता है, ठीक है, जल का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट का जो भाग होता है ये जड़ का भाग कह लें, तरुण क्षेत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो होता है ये परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है और इसमें ये जल के अवशोषण से संबंधित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ से जल का अवशोषण संभव नहीं है और उसका कारण है काष्ठभवन और सुबेरिनीकरण। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये जो एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट और एब्सॉर्प्शन वाटर को समझने के लिए ये चीज़ जरूरी थी, ठीक है। अब इसके पश्चात जल के अवशोषण की कुछ प्रक्रियाएं, क्रियाविधि इतना आसान नहीं है जितना आज आपने पढ़ा है। जल के अवशोषण की कुछ क्रिया विधियाँ होती हैं जिन्हें हम क्रमशः सक्रिय और निष्क्रिय विधियाँ कहते हैं। तो जल अवशोषण की जो क्रिया विधि है उसकी सक्रिय और निष्क्रिय क्रिया विधियों को हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे।